नमस्कार व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत। दर्शकों, वर्षों खेल के मैदान में खून पसीना एक करने के बाद सम्मानित हुए विभिन्न खेलों के जो कोचेज हैं और जो प्लेयर्स हैं, उनको वर्षों के बाद आखिरकार जो सम्मान थे वो मिल ही गए। हालांकि कोरोना के कारण ये जो अवार्ड फंक्शन हुआ वो कुछ सादा ही हुआ, और जो आज का हमारा कार्यक्रम है खास मुलाकात, उसमें हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं परशुराम अवार्ड से सम्मानित हॉकी कोच दलबीर मेहता जी के साथ और वेट लिफ्टिंग कोच इंद्रपाल सिंह जी जो हमारे साथ बैठे हैं उनके साथ। तो सर, व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत, और उसके साथ साथ आपको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतने वर्षों के बाद जब ये सम्मान घोषित हुए हैं, जो घोषित थे ये सम्मान, और जब आप तक पहुँचे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हुई मैम जी, ये जब सम्मान हमें मिला, इतनी इज्जत दी हमें गवर्नमेंट ने, हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल ने, तो हमें बहुत खुशी हुई। हमें एक मैसेज आया था कि आपको परशुराम अवार्ड मिल रहा है जी। ये मिलना तो काफ़ी पहले था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होगी डिपार्टमेंट की में, कोविड-19 की समझ लो, कुछ ऐसा कुछ हो, हालात को गवर्नमेंट चेंज होगी, कुछ ऐसा ही, तो इसी लिहाज से हमें ये थोड़ा सा लेट हो गए, वरना जी हमें हो सके 2 साल पहले मिलता। बिल्कुल। सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपको ये अवार्ड मिला तो आपके घर में किस तरह का माहौल था? बड़ा अच्छा माहौल था मैडम, घर वाले सब खुश थे, मुबारकें दे रहे हैं, अभी भी आ रही हैं, और बड़ी अच्छी अचीवमेंट है हमारे लिए ये। तो ये तो हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है। एक हम जो कोचेज हैं, जो खेल प्रशिक्षक हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको ये सम्मान मिलना हमारे लोगों के लिए भी बहुत गौरव की बात है। तो सर, जैसे कि मैंने कहा कि आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, तो मैं जानना चाहूँगी आपके इस जीवन के बारे में कि किस तरह से आपकी ये शुरुआत हुई। खेल के प्रति आपका प्रेम जो है वो तो हम सभी देख रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई मैम कि सबसे पहले तो मैंने क्रिकेट ही शुरू किया था जी। क्रिकेट मतलब में कोई नेशनल लेवल तक नहीं, ना ही डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेला मैं, ऐसे आम लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह होते थे छोटे छोटे बच्चों के साथ ही। तो मैं कोई 2-3 साल वो क्रिकेट खेला, मतलब कि 13 साल तक। जब मेरी 13 साल तक थी, वही मैं छोटे छोटे अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट का शौक था मुझे। उसके बाद हमारे यहाँ सतवारी में हमारे सीनियर जो वो हॉकी खेलते थे, तो मैं भी वहाँ चला गया। बस फिर उसके बाद मुझे शौक पड़ गया, तो 15 साल की एज में मैंने पहली नेशनल खेल ली अपना J&K स्टेट की तरफ से। वो स्कूल नेशनल में मैडम जी चला गया अफजल में, तो वो पहली नेशनल मेरी थी। सबसे पहला सफ़र जो शुरू वहाँ से हुआ। उसके बाद फिर मेरी कंटिन्यू 92 तक मैं नेशनल कंटिन्यू खेलता रहा। उसमें सब जूनियर, सीनियर और अपना J&K रियासत की मैंने कप्तानी भी की उसमें। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर, किस साइड पे आप खेलते थे उस टाइम? मैं पहले तो अपना राइट ऑफ खेलता था, पोजीशन मेरी राइट ऑफ थी। तो जब हम टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करने थे, कोई कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि डिफेंस में बूथ करना पड़ता है, जी। तो मुझे हाफ से पीछे बैक लाइन लाया जाता था, जी। तो मैं मिड में खेलता था, दोनों बैक के सेंटर में। तो ये बात जो आपने मुझे पूछी, ये मैं बताता हूँ कि एक बार मुझे अपना थर्ड बैक खेलना पड़ा मणिपुर में जी। हम जूनियर नेशनल गए थे सन 85 में। तो वो सफ़र हमारा ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र रहा। वहाँ हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया अपनी रियासत की तरफ से। तो उस वक्त भी अच्छी परफॉर्मेंस दी हमारी स्टेट की तरफ से हमारी टीम ने जी। तो बिल्कुल यही बात सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी शुरुआत किस तरह से हुई? मैम, खेलने का शौक तो बचपन से ही था। हॉकी से शुरू किया, रेसलिंग, फिर उसके बाद आगे वेट लिफ्टिंग में। तो पहला मेरा कंपटीशन है सांगली यूनी नेशनल, वहाँ मेरी 4th प्लेस है 84-85 में जी। तो उसके बाद चल पड़ा इसी रास्ते पे, वेट लिफ्टिंग वाले रास्ते पे जी। तो आज कोच हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल में। बहुत अच्छी बात है। तो फख्र महसूस करता हूँ अपने आप पे। और जो बच्चे हमारे हाथ से निकल के गए हैं और बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों में बैठे हैं, आज तो स्पोर्ट्स कैरियर भी बहुत अच्छा है। सर, मैं यही बात आपसे पूछना चाहूँगी कि अब तक लगभग कितने बच्चों को आप कोचिंग दे चुके हैं? मैम, ये 200-300 होगा, 250-300 बच्चा होगा जो हमारे हाथ से निकल के गया। स्कूल नेशनल मेडल है, सीनियर तो वो कैसा महसूस होता है जब आप उनको एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ देखते हैं? बिल्कुल, बड़ी खुशी होती है हमें, बड़ा अच्छा महसूस करते हैं हम। बच्चे जब आते हैं हमारे पाँव पकड़ते हैं, आगे हाथ लगाते हैं आज भी, बिल्कुल, तो बड़ा फख्र महसूस होता है अपने आप पे।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर जैसे कि अब कोरोना की हम बात करें तो कोरोना काल में आपकी जिम्मेवारियां भी बढ़ी और जो आपके जो प्लेयर्स थे वो किसी कारण से पहले ग्राउंड में नहीं आ सके और जब आए तो बहुत कम आए, तो उनकी जो ये जो उनका जो खेल का जो सिस्टम था वो कंटिन्यू रहे, उनकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहे, तो आपकी तरफ से क्या किया गया? उसकी तरफ से हमें एक ऑर्डर मिला था सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कि बच्चों को घर बैठे बैठे कोचिंग करवाओ जी। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि आप ऑनलाइन कोचिंग करवाओ बच्चों को। फिर सभी कोचिंग्स ने डिसाइड किया और मतलब कि ऑनलाइन कोचिंग मतलब हर कोच बच्चों को देता रहा, उनको टिप्स बताते रहे जी। अपना हर चीज़ की तरह से जो भी बच्चों को पूछना वो हमें ऑनलाइन पूछते थे, हम उनको बताते थे। वो जब से कोरोना रहा तब तक ये कंटिन्यू चलता रहा। मतलब कि जो भी एक्सरसाइजेज कुछ वगैरह भी होगी तो वो आपकी तरफ से ऑनलाइन ही बिल्कुल ऑनलाइन थी, सभी कोचिज ने ऐसा ही किया वो उसमें। जी जी जी। तो सर की जैसे कि अब हम बात करें कि पहले टाइम में खेलों के प्रति जो युवा थे खासतौर पे उनका रुझान खेलों की तरफ बहुत था, लेकिन अब जैसे जैसे सोशल मीडिया आ गया है तो जो हमारे यूथ हैं उनका रुझान सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा हुआ है, वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं टाइम सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप क्या देखते हैं कि उस समय में और आज के समय में आप क्या अंतर देखते हैं एज ए कोच? मैडम बच्चों में आज भी रुझान है खेलने का। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, एक ही स्टेडियम था जम्मू में, MS स्टेडियम जी। उसका बाना सिंह बना है, अब तो स्मैलपुर में है, हीरानगर में है जी। रियासी में है, तो अखनूर में स्टेडियम है, रामनगर में स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तैयार पड़ा है। तो आज बच्चे खेलेंगे आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो सर आप मानते हैं कि पहले की बनिस्बत आज बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आज ज़्यादा पार्टिसिपेट भी इसलिए कर रहे हैं। उसमें देखो मैं साफ बताता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है उसमें। जी। मीडिया का ये रोल होता है कि पहले हम जब पार्टिसिपेट करते किसी भी गेम में तो कभी कभार एक फोटो आती थी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में। जी। तो अपने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। आज तो बच्चा ग्राउंड में आता है तो मीडिया वाले 1 मिनट में कैच कर लेते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस हो कुछ भी हो तो बताते हैं। उसको देख के बाकी बच्चों को भी शौक पड़ता है कि हम भी आगे आए, हमारी भी फोटो आएगी, हमारा भी मीडिया में आएगा, हम TV भी आएंगे। उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। मतलब आप मानते हैं कि सोशल मीडिया की भूमिका अहम है कि जिससे बच्चे और ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर जैसे कि वेट लिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या कोई ख़ास तैयारी करके बच्चा इस फील्ड में उतरता है, वेट लिफ्टिंग के फील्ड में, या कोई भी बच्चा जिसकी फिजिक कैसी भी हो वो वेट लिफ्टिंग कर सकता है? देखो हमारा प्रोफेशन है ये, हम कोच हैं। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है, पहले हम बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए गेम में, कौन सी गेम खेलनी है। अगर बच्चा बोलता है तो हम खिलाएंगे उसको, ठीक, तराशेंगे, तैयार करेंगे जी, तो बनाएंगे प्लेयर उसको। और बच्चे बने भी हैं जी, 6 फुट हाइट वाले भी हैं। बिल्कुल सर। जिस तरह की जो यूथ की मैं आज की बात करूं तो उनमें एक खास तरह का वो रहता है कि बॉडी बनाने का, और वेट लिफ्टिंग की तरफ जब वो जाते हैं तो सबसे पहले ही वो प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं। तो ये कितना सही है ये डाइट बिना पूछे लेना? प्रोटीन तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे जी। बच्चे पूछते हैं जी, हम तो उनको रास्ता बताते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ भाई, डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। बाकी नेचुरल डाइट बहुत है, हमारे पास नेचुरल डाइट बहुत है, वो लो आप। हमारे बुजुर्ग वही खाते थे और तगड़े थे, वो हर काम में फिट थे वो। तो सर जिस तरह की अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड में दौड़ने के लिए तो जो बच्चे हैं उनको फिट रहना पड़ता है, तो फिट रहने के लिए किस तरह की डाइट ली जाए तो जिससे वो हमेशा फिट रहें और अपना एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें? देखिए मैडम, आजकल तो जो बच्चे ना ये ज़्यादा यही कहते हैं कि हमने वो पाउडर खाना है, मैंने वो खाना है, वो गलत बात है। क्योंकि हम भी इसी सफ़र से निकले हुए हैं। उस वक्त हमारे पास डाइट के लिए पैसे भी नहीं होते थे। आजकल तो हर बच्चा नॉर्मल 100-150 रुपया रोज खर्च करता है। बच्चे बड़े अवेयर हैं। देखो हमारे डाइट ये मैडम जी की बादाम यहाँ पे है हमारी रियासत में, काजू हैं और अपना चने हैं, न्यूट्री है जिसमें प्रोटीन है, केला है, और फ्रूट खाओ, कोई भी सेब खा लो, इसमें प्रोटीन है। तो ये चीज़ें बच्चों ने खानी चाहिए। तो मतलब दूध पी ले। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो बोलते कि पाउडर खा के हम ये करेंगे, फलाना ये चीज़ करके वो मेडिसिन ले लो, वो तो वैसे भी अलाउ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो हमारे नेशनल में तो पार्टिसिपेशन करने नहीं देते। अगर किसी में ने भी कोई ड्रग्स के माध्यम कोई चीज़ ली हो तो वो तो अलाउ नहीं करेंगे ये।
बिल्कुल। सर, जैसे कि अब हम डाइट की ही बात कर रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं ग्राउंड में, और लेकिन किसी न किसी कारण से वो डाइट की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिससे कि उनको स्कॉलरशिप मिल सके बच्चों को, और वो अपनी पूरा जो डाइट है उसका प्रबंध कर सकें? कि आपकी तरफ से क्या राय है, क्या आप सोचते हैं, या कोई प्रावधान है तो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मैम, जब तो हमारे पास बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करता है ना, वो तो उसके पेरेंट्स ही उसका खर्चा करते हैं सारा जी। जब हमारे पास वो कोचिंग कैंप के लिए आता है तो उसको हम 100 रुपया डाइट, उसकी 100 रुपीज़ डाइट रखी हुई है जी। पर बच्चे की, तो वही हम देते हैं बच्चों को। तो सर, ये गेम्स के जब कोई कैंप लगता है, जब कैंप हमारा लगता है, 1 महीने का कैंप लगे, 22 दिन का लगे, उसको हम हर बच्चे को 100 रुपया रिफ्रेशमेंट जो हमारा अपना फंड्स में होता है स्पोर्ट्स काउंसिल में, वो 100 रुपया पर बच्चे को हम देते हैं। तो सर वो क्या, और आने जाने का किराया भी उसके साथ में, बच्चे को अगर बच्चा दूर से कैंप अटेंड करने आ रहा है उसको आने जाने का किराया देते हैं और 100 रुपया रिफ्रेशमेंट देते हैं। रिफ्रेशमेंट दी जाती है। तो सर, क्या 1 महीना डाइट देने के दौरान वो बच्चा किस तरह से वो कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस अगर वो करता है पूरा साल भर, तो क्या 1 महीने की डाइट के दौरान वो उसका वो कवर हो जाता है, वो जो 1 साल का पिछला? कहना मुश्किल है मैम, लेकिन गवर्नमेंट भी बड़ी अवेयर है, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है, आजकल बच्चों को दे भी रहे हैं, कैंप लग रहे हैं बच्चों को खेलो इंडिया के तहत। तो बड़ी बड़ी अच्छी स्कीम्स आई हैं हमारे पास, तो आते हैं बच्चे, कैंप लगते हैं उनके, डाइट मिलती है उनको। थोड़ा पेरेंट्स का तो ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट भी बच्चों को दे रही है। जी। ये सर, जिस तरह से अगर हम बात करें कि हमें हर चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत है जी। तो एक स्पोर्ट्समैन उसको प्रोफेशन बना के किस तरह रख सकता है? क्या भविष्य है जम्मू कश्मीर में, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम, भविष्य तो बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स का, लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें ले लो, बच्चा थोड़ा पढ़ेगा, अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो हम बोलेंगे चल भाई MBBS की तैयारी कर, BDS की कर, या IAS कर, या IPS कर, KS कर, वहाँ कैरियर है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन आज हम बोलेंगे कि स्पोर्ट्स में भी बड़ा अच्छा कैरियर है, बच्चा यहाँ भी बन सकता है, और बच्चे बने हुए हैं, हमने देखे, हमारे सामने हैं बच्चे। जी। तो सर, जब तालमेल किस तरह से रखा जाता है, जब बच्चों के, जिस तरह से अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपकी तरफ से कैंप भी लगाए जाएंगे, कुछ गेम्स भी होंगी, तो उसमें किस तरह से आप बच्चों के साथ तालमेल रखते हैं? वो चीज़, वो कैलेंडर पहले ही बनाया होता है अपने डिपार्टमेंट ने, उनको पता होता है कि इस सीजन में बच्चों के एग्जाम होंगे, कोई कैंप नहीं लगते, नॉर्मल प्रैक्टिस होती है जो रेगुलर सुबह शाम प्रैक्टिस करवाते कोचिज, उसमें लोड नहीं देते हम बच्चों को, क्योंकि एग्जाम होते हैं, एग्जाम पे बिना ना तो कोई नेशनल होती है तो ना ही हम बच्चे को ज़्यादा उस वक्त बल्कि प्रेशराइज करते हैं, बच्चों को मतलब फ्री रखते हैं कि ऐसे थोड़ा मेंटली परफेक्ट के लिए आप आ जाओ, शाम को थोड़ा सा ग्राउंड में वर्कआउट कर लो, उसके बाद आप घर जाओ। तो कुछ तो हम बच्चे जो अगर ना भी आना चाहे तो उनको बोल रहे हैं आप स्टडी कर लो पहले अपने, मतलब आपकी तरफ से पूरी तरह से सुविधा दी जाती है कि बच्चे पूरा बैलेंस बनाकर गेम्स में और अपनी पढ़ाई में तालमेल बराबर रख सकें। तो सर, जिस तरह से अब ये जो और बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं इस टाइम, तो जो और युवा है जो आपको देख रहा है, तो वो अगर इस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आना चाहें तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैम, मेरी तरफ से मैसेज ये है, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे मेरा निवेदन है, पढ़ाई तो चलो ज़रूरी है, पढ़ाई के लिए बच्चे को प्रेशराइज मत करो, उसको थोड़ा खेल की तरफ भी उसका रुझान डालो, आप उसका साथ दो थोड़ा। जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स भी बड़ा अच्छा कैरियर बन सकता है आपका। आप पढ़ो, पढ़ाई करो, हम नहीं कहेंगे पढ़ाई नहीं करो, पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई का आज बहुत जोर है। 10 ट्यूशन में पढ़ता है बच्चा, तो कई बच्चे हमारे पास शाम को 7 बजे आते हैं खेलने के लिए, हम बोलते हैं यार ये कौन सा टाइम? सर ट्यूशन से आया हूँ। तो हम बोलेंगे टाइम निकालो, 2-2.5 घंटे जितना भी निकलता, सुबह निकालो, दोपहर को निकालो, कोचेस तैयार हैं, प्रैक्टिस के लिए कोचेस तैयार हैं। बिल्कुल सर, कोरोना काल में बच्चों का जो स्पोर्ट्स है, जो ये प्रभावित ना हो, बच्चे किसी तरह से इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी जो ये खेल प्रभावित ना हो, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, अभी इसके लिए मैसेज तो हम पहले तो भगवान से यही प्रार्थना करते कि ये कोरोना का माहौल ठीक हो जाए जी। तो उसके बाद हम तो यही बच्चों को बोलेंगे कि आप अपने घर पे ही थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करो जी। अगर आपको स्टेडियम में बंद किया हुआ है आने जाने के लिए, तो आप घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आप कंटिन्यू रहो, क्योंकि जब आप सपोज एक नेशनल लेवल का प्लेयर है, उसने अगली तैयारी करनी है, तो यकदम वो हमारे पास जब आएगा तो हम उसको थोड़ा सा लोड तो देंगे ही, तो वो कवर नहीं कर पाएगा।
तो हमारा मैसेज यही है कि आप घर बैठे थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते रहें वहाँ पे। जी, तो सर व्यूज टुडे की तरफ से आपको एक बार फिर से इस परशुराम अवार्ड मिलने की Thank you, आपको ma'am. बहुत बहुत Thank you. बधाई। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी ढेर सारी बातें की और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर किसी अन्य शख्सियत से आपकी करवाएंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप यूं ही जुड़े रहिए व्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।